नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ संघ की कार्यपालिका के विषय में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका क्या होती है उस पर बात करने वाले हैं। तो संघ की कार्यपालिका से अर्थ क्या है? संघ की कार्यपालिका से ये अर्थ है कि जो है कि उसमें उच्चतम न्यायालय होगा और उस उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की जाएगी। तो आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन की स्थापना की बात है। तो अध्याय 4 है, आर्टिकल 124 है, कहता है 24 का 1 कहता है 124 का 1 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या व्यक्त नहीं करती तब तक 7 से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो पहली बात तो ये है कि 124(1) में ये बोला है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का क्या होगा? एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है। और ये बोला है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय होगा वो किन किन से मिलके बनेगा, ये बात जो है की जा रही है उच्चतम न्यायालय की। तो मैंने ये टैब खोल लिया है। टैब जो है मैं आपको टैब पे पढ़ा रहा हूँ अपने पे। तो ये मेरा जो नोट्स है, नोट्स के तरीके में मैं आपको बताऊंगा कि 124 जो सेक्शन है 124 का ये वो संघ की कार्यपालिका के बारे में बताता है। संघ की कार्यपालिका के बारे में बताता है, पालिका के बारे में बताता है। संघ की मिस्टेक हो गई मुझसे, कार्यपालिका नहीं, संघ की न्यायपालिका के विषय में बताता है। सॉरी, माफ़ करना। तो संघ की कार्यपालिका नहीं, संघ की न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है वो तो दूसरे आर्टिकल में है, 52 से लेकर 78 तक है वो तो, ठीक है। तो संघ की न्यायपालिका के विषय में बताता है, संघ की न्यायपालिका के बारे में बताता है आर्टिकल 24A। तो 24A बताता है संघ की न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय होगा एक। तो कह रहा है आर्टिकल 124 कि संघ के लिए एक न्यायपालिका होगी 24(1), और उस न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होगा वो कितने होंगे? तो 7 होंगे। जब संविधान बना था तो उसमें संविधान में ये बात रखी गई थी कि उसमें 7 न्यायाधीश होंगे, 7 न्यायाधीश। लेकिन अब चेंजिंग हो गई है, लेकिन वर्तमान में तो यही लिखा है कि उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी, ठीक है। तो 7 न्यायाधीशों की संख्या होगी, 7 न्यायाधीश होंगे, पहली बात। तो आप इसको ये जान सकते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी? 7 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय। तो इसमें कुछ संशोधन हुए, ठीक है, संशोधन भी हुए। तो जैसे संशोधन हुआ है कि उसमें कुछ चीज़ जोड़ी गई हैं संशोधन में, तो वो अलग बात है। 124 अब 2 पे आते हैं। 124 का 2 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय के बारे में बात कर रहा है। उच्चतम न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के ऐसे उच्चतम न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए परामर्श करना समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर द्वारा अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। तो और जो सेक्शन जो बात कह रहा है कि 1 का 2 कह रहा है, 124 का 2 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के द्वारा प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। तो पहली तो बात है कि 124(1) में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। एक 124(1) में जो है 124(1) में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है। और संसद विधि द्वारा क्या करेगी? सदस्यों को बढ़ा सकेगी, न्यायाधीश को बढ़ा सकेगी। जब संविधान बनाता संविधान के निर्माण हुआ था संविधान का, तो संविधान का निर्माण 124(1) के अनुसार 7 न्यायाधीश थे, 7 न्यायाधीश थे। और ये बात रखेगी, ये बात है 124(1) में। अब 124(2) में ये बात है वर्णित है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात
मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करने के पश्चात मुख्य न्यायाधीश से करे, अन्य राज्यों के न्यायाधीशों से करे तो वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में बात हो रही है। नियुक्ति के विषय में बात है। किसमें? 124(2) में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। कैसे होगी नियुक्ति? वो नियुक्ति ऐसे होगी कि वो उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। ये बात इसमें लिखी है। 65 साल तक उसकी जो है उसकी एज लिमिट रखी गई है 65 रखी गई है। 124(2) में अन्य न्यायाधीशों की 124(2) में अन्य न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्त जो है डेट है, यानी कि रिटायरमेंट की एज है, वो 65 है। परंतु क्या होगा और क्या करेगा? परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श किया जाएगा। किसी न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के दिशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श किया जाएगा। कौन परामर्श करेगा? तो ये परामर्श किया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति जो क्या करता है? नियुक्ति करता है उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात जिनसे, यहाँ लिखा है जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। तो उच्च न्यायालय के या अन्य राज्यों के न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और जिसकी एज होगी 65 साल होगी उसकी एज, उसको नियुक्त करेगा। अब पर ये कह रहा है कि परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। जो सेक्शन जो है 124(2) बात कह रहा है, 124(2) वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कह रहा है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी तो उच्च न्यायालय और राज्यों के और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया जाएगा। न्यायाधीशों से परामर्श किया जाएगा कि मैं उसको अपॉइंट कर रहा हूँ, किसको? सुप्रीम कोर्ट के CJI को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर रहा हूँ। तब वो ऐसी दशा में उससे पूछेगा। और परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से क्या करेगा? कंसल्ट करेगा। अब बात थोड़ी सी और है, तो इसमें ये बात है कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद को त्याग सकेगा। तो अगर किसी न्यायाधीश को कोई अपना पद छोड़ना है, पद त्याग करना है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर और लेख द्वारा त्याग कर सकेगा। और किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंध रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। तो खंड 4 में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बात की गई है, उसमें बात अभी करेंगे क्या है, क्या कैसे हटा सकते हैं। आगे कह रहा है कि पहले का जो है सेक्शन 124(2) का है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे।
तो न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तो ये 2 का है। और तीसरा क्या कह रहा है, 124 का 3 क्या कह रहा है, 124 का 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये 124 का 3 है। तो इसमें बात चल रही है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु वो 102 का है। किसी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हत होगा जब वह भारत का नागरिक है। तो कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का तभी न्यायाधीश नियुक्त होगा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तभी नियुक्त होगा, कब नियुक्त होगा, जब वह भारत का नागरिक हो। ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है आपके, ये लिखा है 124(3) में। ये बात वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 124(3) में लिखा है कि CGI तभी बनेगा जब वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। इतनी सी बात है। नेक्स्ट है कि किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय को लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरी शर्त है कि पहली शर्त तो ये है 24(3) में कि उसकी नियुक्ति के बारे में बताया। 124(3) में CGI के नियुक्ति के बारे में बताया कैसे होगी नियुक्ति, सिटीजन हो, नागरिक हो, कहाँ का, भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात। और नंबर 2 124(3) का पहली बात तो यही है कि उसकी नियुक्ति के बारे में। और 24(3) का कहता है कि उसमें 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। तो पहली बात तो यह है कि भारत का नागरिक हो तभी वो कौन बन पाएगा, नागरिक होगा तभी वो भारत का मुख्य न्यायाधीश बन पाएगा। नंबर 2 वो उसने उच्चतम न्यायालय में 5 वर्ष तक कम से कम न्यायाधीश का पद धारण किया हो, तब वह क्या बन पाएगा, तब भारत का CGI बन पाएगा। और क्या बात है, और ये बात है कि किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरी बात ये है नंबर 3 कि 10 वर्ष तक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो तब भी वह कौन बन पाएगा, तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन पाएगा। ठीक, ये उसके क्राइटेरिया हो। या फिर ऐसी स्थिति नहीं हो, या फिर चौथे नंबर की स्थिति है 124 का 3 का गागमला में ये कहता है कि वो क्या हो, राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में प्रख्यात विधिवेत्ता हो। तो ऐसी स्थिति में वह कौन बन जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश बन पाएगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है नंबर 1, पहली शर्त यह है कि
नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो, नंबर 1। नंबर दो वो क्या हो, किसी न्यायालय का कम से कम क्या हुआ हो 5 साल तक, उच्च न्यायालय का 5 साल तक उसने वहाँ पर पद में रहा हो, न्यायाधीश के पद पे न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय पे, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 ये है कि कम से कम उसने उच्च न्यायालय का किसी एक उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय का 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, प्रैक्टिस की हो, अधिवक्ता रहा हो वो 10 साल तक, तब भी वो ऐसी स्थिति में कौन बन जाएगा, वो CGI बन जाएगा। CGI बनने के लिए वो एबल हो जाएगा, योग्य हो जाएगा। अब ये बात चलती है अब स्पष्टीकरण 1 की। तो स्पष्टीकरण में आते हैं, स्पष्टीकरण का क्या कह रहा है। स्पष्टीकरण 1 है, इस खंड में उच्च न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेरित है जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भारत में अधिकारिता का प्रयोग करता है या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। तो उच्च न्यायालय से वह न्यायालय अभिप्रेरित है जो राज्य क्षेत्र के भारत के किसी भी स्थान पर अधिकारिता का प्रयोग करता है या संविधान के प्रारंभ से होने से पहले भी प्रयोग करता था, वो उच्च न्यायालय है। नंबर 2 बात क्या है, नंबर 2 में बात यह है नंबर 2 की कि इस खंड के प्रायोजन के लिए किसी व्यक्ति को अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना में वह अवधि की संगणना करने में भी वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात ऐसा न्यायिक पद धारण किया जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है, यानी जिला न्यायाधीश के पद से ऊपर है, वो भी अगर उसने प्रैक्टिस करी है और वो फिर जिला न्यायाधीश बन गया तो वो भी उसको काउंट किया जाएगा कि उसने उच्च न्यायालय में भी प्रैक्टिस की है, ऐसा माना जाएगा। माना कि 2 साल कोई व्यक्ति 2 साल तक क्या किया, 2 साल तक उसने उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की, उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की, उसके बाद वह 8 साल तक किसी जिला न्यायालय में जिला जज रहा, तो वो 8 साल भी उसकी काउंट होके 10 साल हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति भी CGI पद के लिए योग्य है। ऐसे पद CGI मतलब चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, CGI बनने के लिए योग्य है। तीसरा जो है स्पष्टीकरण का दूसरा स्पष्टीकरण हो गया। और अब 124 का 4 क्या कहता है उस पर आते हैं। 124 का 4 सब क्लॉज 4 क्या कहती है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। तो क्या है कि साबित कदाचार उसको राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है 124(4) में। 124 में ही पूरे ही सेक्शन में उसको पद पर लगाया जा रहा है और 124 में ही पद से हटाया जा रहा है। तो 124 ही सब कुछ है। तो वो कह रहा है कि तब तक नहीं हटाएंगे जब तक राष्ट्रपति के समक्ष जो है 2/3 सदस्यों ने कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया। तो उसी सत्र में रखा और अगले सत्र में जाके उससे बात करी, तब उसको जो हटा नहीं जा सकता।
उसी सत्र में रखा गया, बिल पारित हुआ और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चली। और अगर उस सत्र में उसको जो है सत्र ख़त्म हो गया और सत्र में उसको सही से काम नहीं कर पाया, सत्र जो चल रहा था और सत्र में काम नहीं हो पाया, तो उसको पद से नहीं हटा सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि वही सत्र होना चाहिए जिसमें बिल या प्रस्ताव पास किया गया है, प्रस्ताव पास किया गया है जिस सत्र में, तो उसी सत्र में राष्ट्रपति को क्या करना है, राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी है, राष्ट्रपति को अपनी अनुमति प्रदान करनी है, प्रदान करनी है। ये बात याद रखनी है। ये 124 का 4 है। नेक्स्ट बात चल रही है कि संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। तो कहता है 124 का 5 कि 124 के 5 में ये बात लिखी है कि संसद 4 खंड जो है, 14 खंड है उच्चतम न्यायालय वाला, ये वाला किसी समावेदन को रखे जाने की न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण साबित करने की प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमित की जा सकेगी, यानी कि विधि द्वारा ही उसकी जांच की जा सकेगी कि वो असमर्थ है और उस पर कोई साबित कदाचार बनता है। यानी कि जो है महाभियोग की प्रक्रिया है वो विधि की प्रक्रिया के अनुसार चलेगी। महाभियोग की प्रक्रिया विधि की प्रक्रिया के अनुसार चलेगी, ये बात रखी गई है 124(5) में। अब 24(5) के बाद आते हैं 124(6) में। तो 124(6) क्या कहता है, 124(6) क्या कहता है उस पर बात चलती है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उसे अपना हस्ताक्षर करेगा। तो शपथ की बात है, ये कह रहा है कि शपथ लेगा, कब लेगा, शपथ लेगा राष्ट्रपति के सामने। तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 3, अनुसूची 3 में। तो अब कभी कभी अनुसूचियाँ पूछ लेता है, तो अनुसूची जो 3 है, अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई है, शपथ या प्रतिज्ञान। अनुसूची 3 में शपथ की बात की गई है। तो राष्ट्रपति शपथ लेगा और अपना हस्ताक्षर करेगा। वो राष्ट्रपति नहीं है, वो CJI जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो गया या मुख्य न्यायाधीश हो गया, वो शपथ लेंगे राष्ट्रपति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने से पहले। राष्ट्रपति या उसके द्वारा, यदि या तो राष्ट्रपति बोले या कोई उसके द्वारा वो उसको जो अपॉइंट कर दे, या राष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति के द्वारा कोई निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, चाहे राष्ट्रपति बोल दे कि इसके समक्ष उपराष्ट्रपति के समक्ष ले लो शपथ, या उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कोई और हो तो बोलेगा, राष्ट्रपति बोलेगा उसके लिए। राष्ट्रपति ने ये बात कह दी 124(6) में ये बात हो गई कि उसकी शपथ ली जाएगी। 124 के बाद फिर बात चलती है 124(7) की। तो 124(7) में बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति, ये बात है इसकी 124 की, कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिभाषण या कार्य नहीं करेगा। तो ये कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति, वो जो CJI है, मुख्य न्यायाधीश है, तो वो कोई छोटा थोड़ी नहीं है पद। तो जब वो पद धारण कर लिया तो आप भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के बाहर कर लो, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
किसी न्यायालय में किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं करेंगे। अभिवचन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अभिवचन नहीं करेंगे। तो ये मैंने सेक्शन आपको पढ़ाया है, वो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है। कौन सा पढ़ाया है कि अध्याय 4 संघ की कार्यपालिका न्यायपालिका। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, जिसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन की बात है और मुख्य न्यायाधीश के गठन की बात है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, साथ ही साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की, पद से हटाने की, महाभियोग की प्रक्रिया और उनकी योग्यता के विषय में। तो ये पूरा पाठ कहता है यही कि किस तरीके से उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, साथ ही साथ अन्य जो न्यायाधीश होंगे उनकी योग्यताओं के बारे में बात की गई है 124 में। तो इसके 124 के पार्ट हैं। 124 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनको आप देखें और इसको रिवीजन करें। अगर आप चैनल पे अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाया करे और जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आपके नॉलेज में वृद्धि हो। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट, कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट में उसको मुझे सेंड करें, कमेंट करें, जिससे कि आपकी क्वेरी मुझे मालूम पड़ सके और उसके अनुसार और अच्छी बात मैं आपको बता सकूं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।